वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। इस वक्त राज्यवार स्थिति प्रधानमंत्री समीक्षा उसकी करना चाहते हैं। इसी को लेकर ये बैठक की जाने वाली है। 10 बजे बैठक शुरू होगी, लेकिन इसके साथ ही इस बैठक में प्रधानमंत्री ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला। लॉकडाउन पार्ट 2 भी अब खत्म होने वाला है। आज 13वां दिन है। 3 मई तक देश बंदी है। सब कुछ बंद है। न सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, न बसें चल रही हैं, न ट्रेन चालू है और न ही उड़ान सेवा काम कर रही है। कोरोना की जंग में लोग घरों में हैं, सड़कों पर सन्नाटा है। लेकिन आगे क्या? 3 मई के बाद क्या होगा? क्या कोरोना की लड़ाई में और तेजी लाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाई जाएगी या फिर रियायतों के साथ लॉकडाउन की शक्ल बदल जाएगी? इन्हीं फैसलों से पहले प्रधानमंत्री आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश से उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। हॉटस्पॉट इलाके बढ़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा। एक्टिव केस ही 20,000 से ज्यादा हैं। ऐसे में आज की बैठक पर सबकी नजर है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हाल और भी बेहाल है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातों से तो यही लग रहा है कि वो फिलहाल लॉकडाउन खोलने के मूड में नहीं है। ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती केव्हा संपणार, लॉकडाऊन कधी संपणार? प्रत्येकाच्या या परिणाम दुष्परिणाम हे होत असतात। लॉकडाऊनचे नक्कीच काही चांगले परिणाम आहेत। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री जान भी और जहान भी की बात करते रहे हैं। मतलब जंग भी जारी रहे और लोगों पर आर्थिक चोट भी न पहुंचे। इसी मकसद से सरकार ने शहरों में कॉलोनियों की दुकानें और गांव के बाजार खोलने की इजाजत दे दी। लेकिन डर अब यही है कि कहीं मामला बिगड़ न जाए। सभी मान रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना को काफी हद तक काबू में किया गया है। आगे इस वायरस को कैसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, असली चुनौती यही है। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोरोना की जंग में राज्यों की बड़ी भूमिका है। वो ये लड़ाई खुलकर लड़ रहे हैं। अपने इलाके में अपनी तरह से लड़ रहे हैं। केरल का अपना मॉडल है तो राजस्थान और यूपी का अपना। जाहिर है आज की बैठक में हर मुख्यमंत्री अपने मॉडल की बात भी जरूर रखेंगे। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें। ये हमारा मानना है कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लॉकडाउन को खोलना बड़ा मुश्किल काम है। सोच सकते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे फेजेज में खुले, ये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा राज्यों को और केंद्र को मिल करके। जाहिर है आज की हाई प्रोफाइल बैठक के बाद ही 3 मई के बाद की तस्वीर साफ होगी। मुख्यमंत्रियों की फीडबैक पर ही सरकार फैसला लेगी कि लॉकडाउन 3 लागू होगा या नहीं, ट्रेनें बहाल होंगी या नहीं, बाजार पूरी तरह खुलेंगे या नहीं। आज तक ब्यूरो। और लॉकडाउन को लेकर क्या है मुख्यमंत्रियों के तेवर, ये हमने आपको दिखाया। कुछ मुख्यमंत्रियों की राय भी अब आपको दिखा देते हैं। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती केव्हा संपणार, लॉकडाऊन कधी संपणार? प्रत्येकाच्या या परिणाम दुष्परिणाम हे होत असतात।
लॉकडाऊनचे नक्कीच काही चांगले परिणाम आहेत. लॉकडाऊनमुळे मी एक गोष्ट नक्की सांगेन, आत्मविश्वासाने सांगेन की लॉकडाऊनमुळे आपण हे जे संकट जे गुणाकारात वाढत जातं त्याचा वेग हा संत ठेवण्यामध्ये नक्की यशस्वी झालेलो आहोत. लॉकडाउन लगाना आसान है, लॉकडाउन को खोलना बड़ा मुश्किल काम है. आज श्रमिकों को कैसे लाओ, लाखों लोगों को कैसे लाओ. रेलगाड़ी तैयार नहीं है चलाने के लिए केंद्र सरकार, फ्लाइट चल नहीं रही है. तो आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे फेजेज में खुले. ये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा राज्यों को और केंद्र को मिल करके. फंसे बच्चे जो हमें संदेश देते हैं, जो हमारे मजदूर हमें संदेश भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो लोग अन्य राज्यों में क्वारंटाइन होकर के उन्होंने अपना समय भी पूरा कर लिया है, उन लोगों की स्थिति को लेकर जरूर हम अपनी बातें रखेंगे. चलिए अब कोरोना से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े आपको दिखा देते हैं. थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कोरोना का ताजा अपडेट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या किस तरह से बढ़ी है ये आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. और अब सीधे ग्राफिक्स का रुख करेंगे. आपको बता देते हैं क्या है मौत का आंकड़ा और कितने लोग अभी तक जो संक्रमण से जूझ रहे थे वो ठीक हुए हैं. तो हम बता रहे थे कि 1396 मरीजों का इजाफा हुआ है, जबकि मौत में 48 का इजाफा हुआ है. ताजा आंकड़े आपको दिखा देते हैं किस तरह से 27,892 कुल मामले हैं, 6,185 लोग ठीक हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 872 तक पहुंच चुका है. राज्यवार स्थिति भी आपको दिखाते हैं हम लगातार किस तरह से ये जो आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं और चिंता का विषय बने हुए हैं. सबसे ज्यादा चिंता का राज्य इस वक्त महाराष्ट्र है. यहां पर 8,068 मामले हैं, 342 मौतें हुई हैं. टॉप पर इस वक्त महाराष्ट्र है. राज्यों की स्थिति दूसरे नंबर पर गुजरात है. यहां पर 3,301 मामले हैं, 151 मौतें हुई हैं. तीसरा राज्य दिल्ली है. यहां पर 2,918 कुल मामले हैं, 54 मौतें हुई हैं. तो राज्यवार स्थिति हम आप तक पहुंचा रहे हैं. आंध्र प्रदेश 1,097 मामले, 31 मौतें. ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हैं. आंध्र प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं. 2,096 यहां पर मामले और कुल मौतें 103. वहीं राजस्थान की बात कर लेते हैं. 2,185 मामले, 33 मौतें राजस्थान में हुई हैं. राजस्थान भी अब भी चिंता का विषय बना हुआ है. यहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं. तमिलनाडु 885 मामले, वहीं 24 मौतें तमिलनाडु में हुई हैं. तेलंगाना की बात कर लें 1,002 मामले और 26 मौतें तेलंगाना में. तो कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता बने हुए हैं. दिल्ली में कल कोरोना के 293 मरीज सामने आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि दिल्ली में कोरोना के मरीज बाकी राज्यों की तुलना में, जी हां, बाकी राज्यों की तुलना में तेजी से ठीक भी हो रहे हैं. सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहतों के बीच देश की राजधानी के बेहद अहम इलाके की यह तस्वीर बताती है कि सब कुछ उसी तरह नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए. शायद लॉकडाउन और सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन न करने का नतीजा है कि दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ताजा आंकड़ों पर गौर कीजिए. दिल्ली में कल कोरोना के 293 नए मामले सामने आए, जिससे राजधानी में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 3,000 के करीब यानी 2,918 पर पहुंच गई. अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 8 लोग ठीक हुए. दिल्ली में अब तक 877 मरीज ठीक हो चुके हैं. खास बात यह भी है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है. अब तक दिल्ली में 54 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं. दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बेशक लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी सामने आ रही है कि यहाँ मरीज ठीक भी हो रहे हैं. मरीजों के ठीक होने के मामले में दिल्ली का रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड से काफी बेहतर है. ग्राफिक्स में आंकड़े देखिए. दिल्ली में 2,918 में 877 मरीज ठीक हुए हैं. इस लिहाज से रिकवरी रेट 30% है, जबकि कल शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक देश में 26,917 केस में 5,914 ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट करीब 22%. यही वजह है कि दिल्ली अभी लॉकडाउन को लेकर सख्ती जारी रखना चाहती है. ये हमारे लिए बहुत
कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। बहरहाल इस बीच कुछ और ऐसे मामले आए हैं जो दिल्ली वालों को परेशान कर सकते हैं। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के 32 चिकित्सा कर्मियों के कोविड-19 पॉजिटिव आने की खबर है। इसमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। बताया जाता है कि एक गर्भवती महिला के संपर्क में आने से यह कोरोना फैला। महिला पर कोरोना होने की जानकारी छिपाने का आरोप है। अस्पताल में ही महिला की मौत हो गई थी। उधर रोटरी कैंसर अस्पताल की एक नर्स और उनके 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच दिल्ली में 24 घंटे के भीतर हॉटस्पॉट की संख्या में 2 का इजाफा हुआ है। कोटला मुबारकपुर में कुम्हार गली से चौपाल चौक, मजलिस पार्क और आदर्श नगर की गली नंबर 3, 4 और 5 को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, दिल्ली में जो रिकवरी रेट है वो काफी ज्यादा उत्साहवर्धक है, पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अभी कोई ढील नहीं दी जाएगी, सख्ती उसी तरीके से जारी रहेगी। इस पर अपडेट अब सीएम कब तक दे सकते हैं? क्या बताएंगे वो कब लॉकडाउन में आंशिक रूप से ढील दी जा सकती है? जी देखिए, इसके बारे में सीएम ने साफ तौर पे यही कह दिया था कि केंद्र से उनकी जो मीटिंग होगी, जो केंद्र से उनकी बातचीत होगी और 3 मई के बाद ही इस बाबत फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है। लेकिन अगर दिल्ली की ही अगर हम बात करें तो जहां 2 दिन पहले तक रिकवरी रेट 34% था, वहीं 2 दिन बाद अब रिकवरी रेट जो है वो 30% है। यानी ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर पे जो चिकित्सक हैं, उनका कोरोना संक्रमित होना ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से बाबू जगजीवन राम अस्पताल की बात करें, वहां 65 जो अस्पताल के स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं अंबेडकर अस्पताल में 32 चिकित्सा कर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरीके से दिल्ली के कई अस्पतालों में जिस तरीके से जो स्टाफ है अस्पताल के वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो कोई भी फैसला किसी तरीके की जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। वो साफ तौर पे पहले पूरा जो मुआयना करेंगे, समीक्षा करेंगे कि जो स्थिति है वो किस तरीके की स्थिति है, लोगों कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, संख्या में इजाफा न हो, इसके मद्देनजर तमाम तरीके से पहले ये सुनिश्चित कर लेंगे। उसके बाद ही इस बाबत फैसला लिया जाएगा कि क्या लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया जाए या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनुज हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अभी भी सीएम केजरीवाल ने साफ नहीं किया है कि आंशिक लॉकडाउन कब से लागू होगा, क्योंकि अभी वो फिर भी पूरी तरीके से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बहरहाल अब बात करेंगे गुजरात की। भारत में पहली बार कोरोना से किसी बड़े नेता की मौत हुई है और गुजरात में कांग्रेस के पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना ने जान ले ली है। 15 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संक्रमण काल में खतरा बराबर है। वायरस ना तो धर्म देखता है, न जाति, न अमीरी, न गरीबी। अब इसके जद में नेता भी आ गए। कोविड-19 से पहले बड़े नेता की मौत हुई है। अहमदाबाद में कांग्रेसी पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना ने जान ले ली। वो 8 दिनों से अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में भर्ती थे। 15 अप्रैल को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પૂર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા અને એક સાચા જનસેવક, એક સંનિષ્ઠ કોંગ્રેસી બદરુદ્દીનભાઈ શેખના અવસાનના સમાચારથી આપણે સૌ વ્યથિત છીએ।
એક સાચો જનસેવક કેવો હોય એ જોવું હોય તો બદરુદ્દીનભાઈનું જીવન જોવું પડે. મેં બહુ નજીકથી એમની રાજકીય કારકિર્દી જોઈ છે. 40 વર્ષથી જેઓ ત્યારે યુવક કોંગ્રેસમાં સક્રિય હતા ત્યારથી એક નિકટનો નાતો એમના સાથે રહ્યો છે. कांग्रेस नेताओं के बीच बदरू भाई के नाम से जाने जाने वाले बदरुद्दीन शेख कद्दावर नेता थे। वो करीब 40 साल से सियासत में थे। अहमदाबाद के बेरामपुरा से पार्षद थे। वो अहमदाबाद नगर निगम में विपक्ष के नेता भी रह चुके थे। इससे पहले कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला भी कोरोना के घेरे में आए। रिपोर्ट से पहले वो मुख्यमंत्री की बैठक में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद सीएम विजय रूपाणी को भी एहतियातन टेस्ट कराना पड़ा था। अहमदाबाद का बेहरामपुरा कोरोना का हॉटस्पॉट है। यहाँ तेजी से कोरोना फैला। बदरुद्दीन शेख लोगों के बीच काम कर रहे थे, तभी संक्रमित हो गए। गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। गुजरात में कोरोना के आंकड़े 3000 के पार पहुंच गए, जिनमें 2000 से ज्यादा केस अहमदाबाद के ही हैं। 24 घंटे में ही यहाँ 230 नए मामले आए, जिनमें 178 सिर्फ अहमदाबाद में बढ़े। गुजरात में कोरोना ने अब तक 151 लोगों की जान ले ली। इनमें 104 मौत तो अहमदाबाद में हुई। 24 घंटे में यहाँ 18 लोगों की जान गई, सभी अहमदाबाद से ही हैं। कोरोना की चपेट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी का दफ्तर भी आ गया। वहां तैनात गार्ड संक्रमित निकला। इसके बाद दफ्तर बंद कर दिया गया और ओएसडी क्वारंटीन हो गए। सियासी हलकों तक कोरोना की सेंधमारी पहले ही हो चुकी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आह्वाड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर में तैनात पुलिसकर्मी संक्रमित निकला। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेसी नेता की यहां जान चली गई, जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति, क्योंकि ये कांग्रेसी नेता उन कोरोना संक्रमित लोगों के साथ काम कर रहे थे और वहीं से इन्हें संक्रमण मिला। उसके बाद उनका इलाज किया जा रहा था और अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार गुजरात में कोरोना पैर पसार रहा है, वो वाकई चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात में ही कुल अगर मामले ले लें तो 3301 मामले हैं, 2181 तो कुल अहमदाबाद में ही हैं। 24 घंटे में 230 केस बढ़े हैं पूरे गुजरात में। 151 लोगों की जान गई है कुल मिलाकर और 18 लोगों की जान 24 घंटे में गई है। कांग्रेस पार्षद बदरुद्दीन शेख की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित थे, 8 दिन से इलाज चल रहा था, अस्पताल में भर्ती थे। 15 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, हैरानी की बात है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, कोरोना से इनकी जान चली गई, कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए काम कर रहे थे, वहीं से इन्हें ये संक्रमण लगा। क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? उम्र एक बहुत बड़ी वजह थी इनकी जान जाने की, या फिर वक्त रहते ट्रीटमेंट नहीं मिल सका? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि उम्र एक वजह थी, साथ ही उनको कोमोर्बिड की वजह से भी उनकी जान गई है। इस तरीके का यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है। दरअसल उनको किडनी की बीमारी थी, उनको शुगर था, बीपी था और उसके साथ उनको ये कोविड-19 जो उनका पॉजिटिव आया था, पिछले 3 दिनों से वो लगातार वेंटिलेटर पर थे और उनकी जो तबीयत थी वो काफी खराब चल रही थी। बाद में उनको डायलिसिस भी शुरू करना पड़ा था क्योंकि उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन गुजरात सरकार के लिए ये एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि चैलेंज है कि मौत को किस तरीके से कंट्रोल करना। अगर सिर्फ अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है। ये 18 मौतें सिर्फ अहमदाबाद में हुई है। अहमदाबाद अकेले में 104 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो कि मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया है अकेले अहमदाबाद में। और जबकि अगर बात की जाए कोविड पॉजिटिव केस की तो 2000 को क्रॉस कर चुका है अकेला अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में किस तरीके से कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज इन दिनों सरकार के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए। आपका लगातार चिंता का विषय बना हुआ है अहमदाबाद में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, पूरे गुजरात में मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अब रुक करेंगे राजस्थान का, क्योंकि यहाँ पर भी हाल बुरा है। कोटा शहर में फंसे बिहार के छात्र यहाँ पर परेशान है। ज्यादातर राज्य सरकारी बसें भेजकर अपने छात्रों को कोटा से घर वापस ला रहे हैं, वहीं बिहारी छात्रों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही। इसी वजह से बिहार के छात्र नाराज हैं।
राजस्थान के कोटा शहर में फंसे बिहार के ये छात्र बेहद परेशान हैं। ये छात्र दूसरे सूबे के अपने साथियों को एक एक कर बसों में भरकर घर जाता देख रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। छात्रों का कहना है कि बिहार सरकार बस भेजने को तैयार नहीं है। उनसे कहा गया है कि जो अपने घर जाना चाहते हैं वो जिला कलेक्टर से मंजूरी लेकर अपने खर्चे पर घर लौट सकते हैं, जबकि मौजूदा माहौल में अपने साधन से घर लौटना बेहद खर्चीला और मुश्किल भरा है। जिस तरह से सारे गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए बस अरेंज किया, क्या हमारे गवर्नमेंट वो नहीं कर सकते थे क्या? पता नहीं आपके पास ये संसाधन की कमी है कि यू डोंट केयर एट ऑल। ये बिल्कुल मनमानापन है। दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल फंसे हुए हैं। हमारे धैर्य की सीमा है। ये टैक्सी से ज़्यादा फेयर पड़ रहा है, उतना हम लोग दे नहीं पाएंगे। एक लड़का अगर 3 को भी जाएगा 60,000 के आसपास पड़ जा रहा है। इसी कारण हम लोग कहाँ से उतना दे पाएंगे? हम लोग तो आते ही हैं स्लीपर क्लास से। कुछ दिन पहले इन छात्रों ने बापू के 3 बंदर की मुद्रा में प्रदर्शन कर अपनी बेहाली को बयां किया था, लेकिन तब से अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस बीच कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मसले पर बिहार में राजनीतिक बहस जरूर तेज हुई है। पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कल पटना में सद्बुद्धि महायज्ञ किया और सीएम नीतीश कुमार से कोटा में फंसे छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर वापसी सुनिश्चित कराने की मांग की। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों की सरकार की तरफ से कोटा से अपने छात्रों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात 17 एसी बसों में सवार होकर असम के 391 छात्र चिरांग पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पिछले 4-5 दिनों में कई राज्य सरकार ने बसें भेजकर अपने छात्रों को घर लाने में मदद की है। आप कुछ राज्यों की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सरकारों ने पहल कर इन छात्रों की मदद की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार इसमें क्यों हिचकिचा रही है। कोटा से संजय वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुजीत झा जुड़ गए हैं। सुजीत, सभी राज्यों ने अपने स्टूडेंट्स की सुध ली है, बिहार की सरकार को क्या हो गया है? देखिए नेहा, इसमें 2 बातें हैं, उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। दूसरे जो राज्य हैं उनके जो छात्र हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। बिहार का एक बहुत बड़ा छात्र कोटा में जाता है तैयारियों के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के लिए, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। साथ में ये भी माना जाता है कि उनके पेरेंट्स भी, कई अधिकतर छात्रों के पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। तो राज्य सरकार ने जो पहले फैसला लिया उनके मुताबिक कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में मजदूर भी काफ़ी संख्या में फंसे हुए हैं बिहार के, और केवल 25 लाख मजदूर ने एक तरह से यहाँ के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके ये बताया है कि वो फंसे हुए हैं और सरकार उनकी मदद कर रही है। 16-17 लाख लोगों को उनके अकाउंट में पैसा भी भेजा है। तो इतनी भारी संख्या में अगर राज्य सरकार का कहना है कि अगर कोटा के छात्रों को हम लाते हैं तो पुणे में जो छात्र फंसे हुए हैं, जो चेन्नई में फंसे हुए हैं, जो दिल्ली में फंसे हुए हैं, उन छात्रों को भी लाना पड़ेगा। और इतनी भारी संख्या में अगर छात्रों को हम लाते हैं तो मजदूर भी कहेंगे कि उनको भी लाया जाए। तो इतने ज्यादा संसाधन है नहीं किसी के पास। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार की सरकार के लिए चिंता का विषय ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सिर्फ कोटा ही को क्यों, बाकी जगहों के छात्रों को भी लाना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोटा राजस्थान के उन जिलों में से है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है। राजस्थान में कोरोना केस की संख्या 2200 को पार कर चुकी है। पिछले 12 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए हैं। अब कुल केस की संख्या 2221 हो गई है। झालावाड़ से 9 और कोटा से 4 नए मामले सामने आए हैं। कोटा से कुल 162 केस आ चुके हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले तो रामगंज ही एक हॉटस्पॉट था, अब नए नए हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं। इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति है? किस तरह से ये डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि लॉकडाउन है वहां पर, इसके बावजूद नए हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं और संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक धैर्य नहीं है और लोग घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं। रामगंज के बाहर के इलाकों में भी, जयपुर में संक्रमण फैलने लगा है। ये सोडाला का इलाका है, देख सकते हैं कि यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है क्योंकि कल ही यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव निकला है। इससे पहले 2 दिन कोरोना पॉजिटिव निकला, तो शहर के बाहर के इलाकों में भी कोरोना पॉजिटिव केसेज निकलने शुरू हो गए हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि भीलवाड़ा में कुछ
राहत मिलेगी, लेकिन कल भीलवाड़ा में भी एक नया पॉजिटिव केस आ गया है। जैसलमेर में एक सप्ताह बाद एक नया पॉजिटिव केस आ गया है। तो कोरोना कैसे खत्म हो, इसको लेकर कोई खास फार्मूला सरकार के पास नहीं है। हाँ, मौतों का सिलसिला जरूर राजस्थान में नहीं है। जैसा कि रामगंज में अकेले 750 मामले हैं, लेकिन देखें तो केवल 12 से 15 मौतें हैं। और उसे लेकर राजस्थान सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई कि जितने भी बुजुर्ग थे, आयुष्मान भारत के तहत जिन्होंने 2 साल में इलाज लिया था, उनका डाटा इकट्ठा किया और सारे बुजुर्गों को वहां से निकाल लिया। तो कोमॉर्बिडिटी से जो डेथ हो रही थी वो बिल्कुल कम हो गई है। तो ये एक राजस्थान मॉडल मौतों को रोकने के लिए अपनाया है, जहां 0.42% केवल राजस्थान में मौतें हैं, जबकि मात्र 7 करोड़ की आबादी में अगर आबादी के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा संख्या है, 2200 से ज्यादा है। अकेले 750 2-2.5 लाख की आबादी के रामगंज में अकेले 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोगों में एक अधीरता हो रही है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, जो मजदूर हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, जो छात्र हैं वो कोटा से लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि घर जाना है। तो ये एक समस्या आ रही है कि अगर लॉकडाउन में ढील दी जाती है तो कहीं ये फैल ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बिना ब्रेक के 9 बज गए में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस, और अब से आधे घंटे बाद मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की तीसरी बैठक होने वाली है। और बैठक को लेकर पीएमओ ने ट्वीट किया है। ट्वीट में ये लिखा है कि कोरोना के हालात पर राज्यों से पीएम चर्चा करेंगे, स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सुबह 10 बजे ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे बैठक का समय तय किया गया है। ये लोग कोरोना से डरे नहीं, बल्कि डटकर लड़े और जीतकर घर वापस भी लौटे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विदाई हुई तो घर वापसी पर शानदार स्वागत भी हुआ। कोरोना को लेकर चल रहे तमाम आंकड़ों के बीच अब आपको दिखाते हैं दिल को सुकून देने वाली कुछ शानदार तस्वीरें। कोरोना को डराने वाले आंकड़ों के बीच ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि वायरस कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उससे जंग जीती जा सकती है। ये तस्वीर है गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की, जहां एक 3 महीने की बच्ची कोरोना को हराकर अस्पताल से बाहर निकली तो उसे गुड बाय कहने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद थी। दिल खुश करने वाली दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से सामने आई। यहां एक 11 महीने की बच्ची वायरस के शिकंजे में आई थी, लेकिन मुस्कुराते हुए घर के लिए रवाना हुई। बच्ची जब अपनी मां के साथ पीजीआई हॉस्पिटल से बाहर निकली तो डॉक्टरों ने ताली बजाकर उसे विदा किया। मध्य प्रदेश के सागर में भी एक मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रहा। एक तो वायरस पर फतह की खुशी और उस पर तालियों की गड़गड़ाहट। खुशी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। गाजियाबाद में तालियों की गड़गड़ाहट की जगह गूंजा गायत्री मंत्र। इंदिरापुरम इलाके की एटीएस सोसाइटी में एक महिला स्वस्थ होकर घर लौटी और फिर परिवार के 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सोसाइटी में इस खुशी में गायत्री मंत्र बजाकर इन सभी का स्वागत किया गया। दुनिया भर में कोविड-19 के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं स्वस्थ होने वालों की तादाद भी कम नहीं है। देश में करीब 6000 लोग कोरोना को ठेंगा दिखाकर घर वापस लौट चुके हैं। दुनिया भर में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8,43,000 के करीब है। गजेंद्र त्रिपाठी, मंजीत सहगल और तंसीम हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।